हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या था, प्राकृतिक संसाधन व उनके उपयोग। उसका भी हम आज देखने वाले पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद ही आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं। वह खतरे जो नवीकरणीय ऊर्जा को गैर नवीकरणीय ऊर्जा में बदल रहे हैं। हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं। ठीक है, वह ऊर्जा होती है जो हमारे पास असीमित मात्रा में, अनलिमिटेड मात्रा में है, और इन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी थी, हवा, पानी, ये सब क्या था, नवीकरणीय ऊर्जा। और एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा था या अनवीकरणीय ऊर्जा था, जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सीमित मात्रा में, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया। तो आज हम देखते हैं कौन कौन से नवीकरणीय ऊर्जा हैं जो हमारे पास वो गैर नवीकरणीय ऊर्जा में बदल रही है। तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, जो जिसका पहला पॉइंट है वनों की कटाई। हम अधिक मात्रा में वनों की कटाई कर रहे हैं, जिससे जंगल वगैरह क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, जिससे ये नवीकरणीय ऊर्जा था जंगल वगैरह हमारा, अब वो क्या बन रहा है, अनवीकरणीय ऊर्जा बन रहा है। ऐसे हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे हमारे पास ताज़े पानी की जो कमी है वो हो रही है। आपको पता होगा हमारे पास ताज़े पानी की मात्रा बस 2 से 3% है। ठीक है, तो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो जिससे हमारे पास ताज़ा पानी, जो हमारे पीने लायक पानी है, वो भी ख़त्म हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं, अत्यधिक मछली पकड़ना। हम इतनी ज़्यादा मात्रा में मछली पकड़ रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, मछलियों की आबादी में क्या आ रही है, भारी गिरावट आ रही है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए ब्लू टूना हो गया, ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा में आता था हमारा, और ये क्या हो रहा है, ब्लू टूना हो गया, अनवीकरणीय बनता जा रहा है ये। तीसरा हो गया प्रदूषण। प्रदूषण, हम कारखाने वगैरह इतने ज़्यादा स्थापित कर दिए हमने। ठीक है, तो ये जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्रदूषण होता है, कारखानों का गंदा कचरा वगैरह होता है, हम नदियों में बहा रहे हैं, जिससे नदी में रहने वाले जीव जंतु क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। जैसे पानी भी दूषित हो रहा है, हमारे उपयोग के लिए भी नहीं रह रहा है। ठीक है, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा था, गैर नवीकरणीय ऊर्जा बन रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए दिल्ली में यमुना का पानी काला होता जा रहा है, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो। कितनी अत्यधिक मात्रा में हम मछलियों को पकड़ रहे हैं, जिनसे इनकी आबादी कम हो रही है। और पहला था, हम वनों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, जिससे जंगल वगैरह रह नहीं रही, जितनी पेड़ उग रहे थे पहले, उससे ज़्यादा में हम क्या कर देते हैं, उनकी कटाई कर देते हैं। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, पारिस्थितिक तंत्र सेवा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर सभी जीव जंतु मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के कार्य में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्राकृतिक हमारे लिए कुछ कार्य भी करती है और कुछ सेवा भी देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निःशुल्क उपहार बोलते हैं, फ्री गिफ्ट बोलते हैं हमारे लिए। जैसे कि कार्य क्या करती है प्राकृतिक हमारे लिए, वन प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करता है। वन क्या करता है, जल को शुद्ध करने का काम करता है। मृदा अपरदन को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। ठीक है, पशुओं के लिए आवास बनता है। जंगल वगैरह क्या करते हैं, वन वगैरह क्या करते हैं, पशु जो भी हमारे पास जीव जंतु है, उनके आवास बनते हैं, उनका घर बनते हैं। और ये हमें कुछ सेवाएं भी देता है। ठीक है, जैसे स्वच्छ हवा देता है, हमें शुद्ध पानी देता है, भोजन देता है, बाढ़ नियंत्रण करता है। ठीक है, ये हमने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक हमारे लिए निःशुल्क उपहार कैसे, आपने देखा कार्य कैसे करे, उन्होंने हमें सेवाएं कैसे दी। उदाहरण के लिए एक परिपक्व पेड़ जो है हमें 265 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में देता है। ठीक है, लेकिन एक मनुष्य को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है 350। ठीक है, जो इसके लिए प्रतिदिन लगभग 1.3 पेड़ की आवश्यकता होगी। हमें 1.5 पेड़ के मतलब कि एक और आधे पेड़ की आवश्यकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बहुत अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो पानी लिखा है इसकी जगह आपका O2 आ जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन आ जाएगा, ये गलती से हो गया है। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं अपना, प्राकृतिक संसाधन का वितरण। जो प्राकृतिक संसाधन का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और इसके नियंत्रण, इसके से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके क्या अर्थ है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है, क्या प्राकृतिक संसाधन समान रूप से वितरित है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्राकृतिक संसाधन का, नेचुरल रिसोर्स का है, वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो आपका वितरण समान रूप से है विश्व भर में हो, हर जगह। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सही है, अदर स्टेट में भी ऑक्सीजन की मात्रा सही होनी चाहिए। यहाँ पर जंगल अच्छे हैं तो अदर स्टेट या अदर देश में भी जंगल की मात्रा अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कोयले वगैरह की अच्छी डिमांड है, मतलब कि उपज है, मतलब मिल रहा है, अन्य देश में भी मिल रहा है। क्या इसका आंसर है नहीं। विश्व भर में देशों के भीतर असमान रूप से वितरित है। ठीक है, प्राकृतिक है ना जो, और अलग अलग देशों में असमान रूप से वितरण है, अनइक्वल। जैसे कि उदाहरण के लिए सऊदी अरब में तेल तो है लेकिन नदी नहीं है।
ऐसे ब्राज़ील में जंगल तो है लेकिन कोयला नहीं है। भारत में भी देखोगे आप अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ मिलेगी। पूरब में आपको कोयला वगैरह मिलेगा, पश्चिम में तेल वगैरह मिलेगा। पूरब में मतलब कि आपका झारखंड वाला या पश्चिम बंगाल इधर तो कोयला मिल जाएगा आपको, लेकिन तेल कहाँ मिलेगा आपको? पश्चिम बंगाल वगैरह में। मध्य में आपको मध्य प्रदेश वगैरह में लोहा मिलेगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि प्राकृतिक है ना, असमान रूप से क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका वितरण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये असमान रूप से वितरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, पहला आ जाता है मानव बस्ती। आपने देखा होगा कि मानव बस्ती वहाँ पे बसते हैं, हम वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे हमें सारी सुविधा हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या है जीवन जीने के लिए? ठीक है, पानी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, खेती वगैरह करने के लिए, खनिज के पास रहना। ठीक है, तो उदाहरण के लिए गंगा के किनारे बसे शहर है ना, खानों के पास बसे गांव। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बसते हैं? जहाँ पर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन होता है। तो यही है पहला, कैसे प्रभावित करा असमान वितरण ने? मानव बस्ती। जहाँ पर ज़्यादा संसाधन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा मानव रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। व्यापार। दूसरा, जहाँ पर हमारे पास संसाधन रहेंगे तो हम उससे बेच के क्या कर सकते हैं? पैसे कमा सकते हैं या अन्य चीज़ भी खरीद सकते हैं। जैसे कि भारत है, लौह अयस्क का निर्यात करता है। ठीक है, हम लोहा वगैरह का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, लेकिन तेल का आयात करते हैं, तेल को खरीदते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान सिचुएशन में भी आपने देखा होगा, हम ईरान से तेल लेते हैं। ईरान से हो गया आपका, सऊदी अरब से हो गया, इराक से हो गया, हम तेल खरीदते हैं। उसके बदले में हम चा निर्यात करते हैं, चा बेचते हैं उन्हें, लौह अयस्क वगैरह, आयरन ओर वगैरह। तीसरा, कैसे प्रभावित करता है ये हमें? अर्थव्यवस्था और नौकरी। ठीक है, ये हमें नौकरियाँ वगैरह भी देता है। जहाँ पे अधिक मात्रा में आपके वो संसाधन होंगे वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह भी स्थापित होगी। फैक्ट्री स्थापित होगी, कारखाने वगैरह स्थापित होंगे, तो वहाँ पे नौकरियाँ भी होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए झारिया। झारिया कहाँ पे आपका? जहाँ पर कोयला है, जहाँ पे। ठीक है, झारखंड में एक नहीं, पश्चिम बंगाल में एक शहर पड़ता है आपका झारिया, जहाँ पे कोयला है। ठीक है, इस्पात संयंत्र में रोजगार। यहाँ पे कोयला है तो कोयले से हम अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए यहाँ पे क्या है? कारखाने खुले हैं, तो जिससे हमें क्या मिला है? रोजगार वगैरह मिला है। तीसरा है, असमान वितरण क्या करता है? संघर्ष भी पैदा करता है। ये अभी हमने देखा कि पहले मानव बस्ती को वो मतलब कि मानव वहीं पे बसता है जहाँ पे संसाधन होते हैं। दूसरा, हमने देखा व्यापार में कैसे ये हमें पैसे वगैरह देता है, नौकरियाँ भी देता है, लेकिन संघर्ष भी देता है। ठीक है, विश्व भर में सबसे ज़्यादा संघर्ष आपको नदी को लेकर ही देखने को मिलेगा, पानी को लेकर ही देखने को मिलता है। तो ऐसे ही हमारे स्टेट में भी इसको लेकर क्या रहता है? आपका संघर्ष रहता है। जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी है, जो इन दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका कावेरी नदी का ज़्यादा पानी इस्तेमाल कौन करेगा? उसको लेकर भी हमारे को क्या दिखता है? संघर्ष देखने को मिलता है। तो हमने ये देख लिया कि असमान वितरण, जो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है संसाधनों का, वो जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, जो कि है भारत के संसाधन। भारत में कौन से संसाधन कहाँ पे पाए जाते हैं? यह आपका वैसे मैप वर्क है। ठीक है, ये हम मैप में देखने को मिलता है। ये हमारे आपका पेपर में क्वेश्चन भी आएगा तो मैप में आएगा। देखिए कोयला वगैरह ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? झारिया, झारखंड। अभी मैंने पीछे आपको थोड़ा गलत बता दिया कि झारिया पश्चिम बंगाल में, वो आपका कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, उसे थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे दूसरा स्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में हमको कोयला देखने को मिलता है। तो आपको इन पेपर में आपको पूछ लेगा झारिया कहाँ है, और ये झारिया कहाँ है, और ये आपका रानीगंज पश्चिम बंगाल वाला कहाँ है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो झारिया झारखंड इधर है, भारत के मैप में पश्चिम बंगाल इधर है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, जिससे हम क्या बनाते हैं? बिजली वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? मुंबई हाई तटीय क्षेत्र में और असम में। मुंबई का कहाँ पे आ गया? ये रहा, ये देखो महाराष्ट्र का। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है। और दूसरा असम में। ठीक है, ये देखना है यहाँ वाला असम। ठीक है, ये रहा असम आपका। ठीक है, जिससे हम ईंधन और प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं। तीसरा आपका लौह अयस्क, आयरन और कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में। देखो ये रहा कर्नाटक। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या पाया जाता है? आपका आयरन और पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, जिससे हम स्टील वगैरह बनाते हैं, मशीन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चौथा आपका बॉक्साइड। ठीक है, बॉक्साइड कहाँ पाया जाता है? आपका उड़ीसा और गुजरात में। उड़ीसा कहाँ गया? ये रहा आपका उड़ीसा, ये रहा आपका गुजरात। यहाँ पे क्या पाया जाता है? आपका बॉक्साइड पाया जाता है। यहाँ पे हम एल्युमिनियम के कैन वगैरह, विमान वगैरह बनाते हैं। ठीक है, पानी तो आपको पता है हिमालय वगैरह में ही पाया जाएगा। ये रहा हिमालय वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलता है। ठीक है,
भारत के 90% तेल का आयात किया जाता है। भारत में क्या होता है, एक तथ्य है ये, ठीक है, एक फैक्ट है, भारत में 80% तेल है ना, हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये मैप वर्क था आपका, पेपर में मैप में यही भरने को आएगा कि कोयला कहाँ पे पाया जाता है, पेट्रोलियम, लोहा, बॉक्साइड और पानी। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, संसाधन स्थान निर्धारित के सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, अब जो संसाधन है वो अलग अलग जगह पे है, इसके तो पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, तो हम दोनों पॉइंट देखते हैं। पहला जो संसाधन है वो क्या करता है, हमें रोजगार देता है। जैसे धनबाद आपका, ठीक है, धनबाद झारखंड में है कि कोयला खदानों में हजारों श्रमिकों की भर्ती। ठीक है, पहला क्या है, संसाधन हमें क्या करता है, रोजगार देता है। ठीक है, जैसे कि धनबाद आप देख सकते हो झारखंड में, जहाँ पर चाहे कोयला की खदानें हैं, ठीक है, जिसमें हजारों लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ पर संसाधन होंगे वहाँ पे सड़क होगी, रेलवे होगा, स्कूल होगा। ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ होगा, क्योंकि संसाधन को ले जाने आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पे हम रोड अच्छी होगी, रेलवे वगैरह होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्कूल हो गए, लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होगी। ठीक है, राज्य के लिए आय। ठीक है, ये हमें क्या करता है, आय भी देता है। खनन करने से बेहतर अस्पताल और स्कूल बन सकते हैं। ठीक है, पैसा मिलेगा वहाँ पे तो डेवलपमेंट भी हो पाएगा। ठीक है, चौथा चाहे आपका औद्योगिक विकास। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ संसाधन है तो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। उस संसाधन को उपयोग करके हम अन्य चीज़ बना पाए। ठीक है, जैसे कोयला वगैरह से कोयला पाया जा रहा है इस स्थान पे, तो इससे हम क्या बना पाए, बिजली वगैरह बना पाए, तो औद्योगिक विकास भी हो पाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया संसाधन के सकारात्मक प्रभाव। अब हम संसाधन के नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट भी है संसाधन जहाँ पे मिलते हैं, तो क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। ठीक है, विस्थापन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे संसाधन पाए गए तो बहुत सारे लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करी जाएगी उन संसाधनों का इस्तेमाल करके नई चीज़ बनाने के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, लोगों का विस्थापन हो जाएगा। देखो आदिवासी विस्थापित हुए हैं, विस्थापित मतलब उन्हें अपना स्थान छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट, प्रदूषण। जैसे कि कारखाने स्थापित होते हैं, उनमें से प्रदूषण निकलता है। ठीक है, गंदा वेस्ट निकलता है, उन्हें हम पानी में बहा देते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है, कोयले की धूल से फेफड़ों की बीमारी होती है। देख लो, कोयले की जो धूल निकलती है उससे फेफड़ों की बीमारी होती है। तेल रिसाव से मछली मर जाती है। ठीक है, जैसे कि हम जो भी प्रदूषण होता है उसे पानी में छोड़ देंगे तो मछली वगैरह क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तीसरा, वनों को नुकसान। ठीक है, वनों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में खदान बंद हो गया वन्य जीव के लिए। ठीक है, पश्चिमी घाट जो हमारा था, वेस्ट वो साउथ साइड बोल रहा हूँ मैं आपका, पश्चिम साइड। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, पहले हम खनन कार्य करते थे तेल वगैरह निकालने के लिए, उसे बंद कर दिया गया वन्य जीव के लिए। वहाँ पे जो भी वनों पे नुकसान हो रहा था, वहाँ के जंगल वगैरह को काटा जा रहा था उससे। पानी की कमी। ठीक है, हम क्या करते हैं, गंदे पानी जो रहता है वो नदी वगैरह में छोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पानी की कमी देखने को मिलता है। ये हमारे लिए संसाधन के नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, हमने सकारात्मक भी देख लिया, कैसे वो रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, राज्य के लिए आय का काम करता है, औद्योगिक विकास होता है। और नकारात्मक प्रभाव भी देख लिया हमने, विस्थापन होता है, प्रदूषण होता है, वनों का नुकसान होता है और पानी की कमी होती है। अब हम देखते हैं भारत में संसाधन को लेकर हुए प्रसिद्ध संघर्ष। हमारे भारत में कैसे कैसे संघर्ष देखने को मिलते हैं। मामला पहला है आपका कावेरी नदी को लेकर विवाद। ठीक है, कावेरी नदी 3-4 स्टेट से होकर गुजरती है, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है। ठीक है, समस्या इसमें क्या है, कर्नाटक वाले बोलते हैं कि हमें फसलों की आवश्यकता के लिए हमें इसका ज़्यादा पानी चाहिए। तमिलनाडु वाले बोलते हैं हमारे पास पुरानी कृषि भूमि है तो हमें ज़्यादा पानी मिलना चाहिए। ठीक है, ये क्या रहता है, उनके बीच में समस्या रहता है। इसका समाधान कैसे होगा, उचित बंटवारा। ठीक है, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे इसका। वर्षा जल संचयन। ठीक है, मतलब जो भी वर्षा का जल है हम उसे क्या कर दे, इकट्ठा कर लें। कम जल खपत वाली फसलें। ठीक है, जो कम जल लेती हो जो फसलें, उन्हें उगाया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो सकता है, हमारा समाधान हो सकता है। अगला टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखते हैं जल विवाद का। जल को मैंने बोला था आपको, जल को लेकर ही ज़्यादा हमें विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला है नील नदी। नील नदी है वो 3-4 देशों से होकर गुजरती है, जैसे कि मिस्र हो गया, सूडान हो गया, इथोपिया हो गया। इनके बीच में विवाद होता रहता है, लेकिन परिणाम क्या हुआ, अभी तक तनाव तो रहा है, बातचीत होती रही है, लेकिन कभी युद्ध नहीं हुआ पानी को लेकर। ठीक है, इसका समाधान क्या है,
साझा करना, लड़ाई नहीं करना, लड़ाई की जगह हमें क्या करना, साझा करना, बातचीत से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, ये था संघर्ष संसाधन को लेके। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं हमारा प्राकृतिक संसाधन अभिश्राप। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है वो श्राप कैसे बन जाता है। ठीक है, तो वह स्थिति जहाँ प्राकृतिक संसाधन तेल खनिज वाले देश अक्सर कम संसाधन वाले देशों की तुलना में धीमी आर्थिक वृद्धि करते हैं, कमज़ोर लोकतंत्र और विकास के खराब परिणाम का सामना करते हैं। तो संसाधन अभिश्राप का अर्थ यही है कि संसाधन तो भरपूर मात्रा में है लेकिन लोगों को यूज़ करना नहीं आ रहा, तो वो क्या बन जाता है, उनके लिए श्राप बन जाता है। ठीक है, जैसे कि वेनेजुला है, एक देश है वेनेजुला, वहाँ पे 90% है ना उनकी आय आती है तेल से। ठीक है, और उनके पास कोई अदर वो संसाधन ही नहीं है जिससे वो विकास कर पाए। वो बस किस पे डिपेंड है, तेल पे डिपेंड है, जिससे संसाधन क्या बन गया उनके लिए, शराब बन गया। ठीक है, यह शराब क्यों होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक रह गया, श्राप क्यों। ठीक है, संसाधन से प्राप्त धन एक जाल बन जाता है, ना कि लाभ। ठीक है, कि मैंने बताया आपको एक ही प्रकार का संसाधन पाया जा रहा है, वहाँ तेल पाया जा रहा है, तो पूरी अर्थव्यवस्था उस देश की किस पे डिपेंड हो जाएगी, आपकी तेल पे डिपेंड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लोगों को तो हर चीज़ चाहिए होता है, तेल ही नहीं चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है, वहाँ पे अदर चीज़ भी चाहिए होती है। तो यही है कि यह श्राप क्यों होता है। ठीक है, पहले अत्यधिक निर्भरता, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था केवल कच्चे माल की बिक्री पर चलती है, कोई कारखाने वगैरह नहीं। ठीक है, वहाँ पे आपके संसाधन तो है लेकिन कोयला, जैसे कि यहाँ पे पाया जा रहा है कोयला, ठीक है, या तेल पाया जा रहा है, नाइजीरिया में 90% तेल पाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, वो निर्यात करते हैं। ठीक है, इसे दूसरे देशों में भेजते हैं और उससे दूसरी चीज़ें लेते हैं महंगे में। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, कोई मूल्यवर्धन नहीं। ठीक है, कच्चा कोयला हो गया, अयस्क बेचे, स्टील कारें नहीं। ठीक है, इससे कोई मुनाफा नहीं। जैसे कि कोयला वगैरह है, उन पे स्टील वगैरह, वो अयस्क, वो लोहा वगैरह है, लेकिन वो कार बनाने के लिए उनके पास कुछ वही नहीं है, टेक्नोलॉजी वगैरह। ठीक है, जिससे इसमें क्या होता है, कच्चा माल ये दूसरी कंट्री में देते हैं, वो उस कच्चे माल का क्या बना लेते हैं, उसका यूज़ करके वो अदर चीज़ें बना लेते हैं, कार वगैरह बना लेते हैं, स्टील वगैरह बना लेते हैं, जिसे वो ज़्यादा मात्रा में बेचते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पे क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है कैसे बनाए पाते हैं, तो इससे उनसे क्या होता है, इन्हें कम मुनाफा होता है। उदाहरण के लिए जाम्बिया, कच्चे तांबे की बिक्री से खराब विकास दिखता है। ठीक है, इनके पास कच्चे तांबे तो मिलते हैं लेकिन तांबे का यूज़ करना नहीं आता इन्हें, तो ये कच्चा तांबा ही बेच देते हैं। तो अदर कंट्री क्या करते हैं, उस कच्चे तांबे का इस्तेमाल करके कुछ नई नई चीज़ें बना लेती है और उसे बेचती है, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता है। जाम्बिया को क्या होता है, कम होता है। मूल्य में उतार चढ़ाव, जैसे कि तेल ही आ रहा है, मेरे पास एक ही संसाधन है, उसका मूल्य बढ़ गया तो मेरे लिए बढ़िया है कि मेरी अर्थव्यवस्था अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी। लेकिन उसी का वो है कि गिरावट आ गई तो मेरे को क्या पड़ेगा, संकट देखने को मिलेगा मेरे देश में। ऐसे विश्व की कीमत में अचानक गिरावट से गरीबी आ गई, वेनेजुला में हुआ था ऐसे। तेल की कीमत में भारी गिरावट जो क्या बनी, आपका संकट का कारण बनी। ठीक है, चौथा आपका आ जाता है भ्रष्टाचार और उपेक्षा। ठीक है, एक ही संसाधन पाया जाता है तो वहाँ पे भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। पैसे जो आते हैं वो अस्पताल वगैरह, ठीक है, जो लोगों की मतलब कि विकास के लिए जो आवश्यक है उस चीज़ों में इस्तेमाल ना करके वहाँ पे क्या कर देते हैं लोग, वो बड़े बड़े जो नेता वगैरह होते हैं अपनी जेबों में भर लेते हैं। जैसे कि अफ्रीका में आप देखोगे कि बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं अफ्रीका में, लेकिन वह क्या करते हैं, भ्रष्टाचार वगैरह, इसलिए अफ्रीका क्या एक गरीब देशों में काउंट होता है। ठीक है, आई होप आपने ये समझ लिया होगा प्राकृतिक संसाधन अभिश्राप कैसे बन जाता है। ठीक है, यह अभिश्राप क्यों होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं इसका, भारत इस अभिश्राप से कैसे बचा। भारत पे भी आपने देखे संसाधन है, लेकिन भारत ने क्या करे, इस अभिश्राप से कैसे बचा। ठीक है, पहले तो स्थापित कारखाने, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोयला वगैरह है, लोहा अयस्क वगैरह है, तो हमने उसी के हिसाब से क्या बना दिए, कारखाने बना दिए, वैसे मशीन बना दी जिससे उसका हम इस्तेमाल, उस कच्चे माल का इस्तेमाल करके अन्य चीज़ बना पाए, जैसे कि लोहा अयस्क। ठीक है, लोहा था तो हमारे पास हमने इस्पात, टाटा वगैरह, ठीक है, सेल वगैरह की कंपनी स्थापित कर दी, जो क्या करता है, बिजली उत्पादन वगैरह करता है। ठीक है, ऐसे बॉक्साइट था तो हमने एल्युमिनियम वगैरह के बर्तन बनाने लगे उससे। ठीक है, नाल्स, NSL को, ठीक है, एक कंपनी का नाम है ये। ठीक है, वो स्थापित कर दी, वो एल्युमिनियम के बर्तन बना लिए। ऐसे हमने दूसरा अभिशाप से बचने के लिए किस में निवेश किया, शिक्षा में निवेश किया, जिससे हमारे पास टैलेंटेड लोग आ पाए, टैलेंटेड लेबर वगैरह आ पाए।
जो उसका इस्तेमाल करना जान सके, जैसे कि आईआईटी बना दिया हमने, आईआईएम बना लिया, ठीक है। ऐसे विविध अर्थव्यवस्था, हम ना एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहे, ठीक है। हमारे पास संसाधन है तो हमने कृषि को नहीं छोड़ा, कृषि भी करते रहे। केवल खनन तेल ही नहीं, हमारे पास तेल थोड़ा बहुत निकलता है तो हम तेल पे ही डिपेंड नहीं है, हम अदर अर्थव्यवस्था पे भी देखते हैं, जैसे देश का विकास होके वस्त्र वगैरह बनाते रहते हैं, ठीक है। चौथा है आपका सरकारी योजना, हम ऐसी योजना लाते हैं जिससे वह संसाधन क्या हो सके, अच्छे से विकास कर पाएँ। जैसे कि पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष का एक हम प्लान लाते हैं जिसमें इन संसाधनों का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से कर पाए वह करते हैं। परिणाम क्या होता है इसका, फिर परिणाम क्या हुआ, आज का आयात करने के बावजूद भारत इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हम आयात मतलब कि दूसरे देशों में भेजते हैं लोहा वगैरह, लेकिन तब भी हम इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा चाहे उत्पादक, हम इसकी क्या करते हैं, उत्पादक करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया कि भारत अभी शराब से कैसे बचा। हमने 5 चीज़ें करी, कारखाने स्थापित कर दिए, शिक्षा में निवेश किया, एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहे, सरकारी योजना वगैरह लाए, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, किस बात से अभिश्राप आशीर्वाद में बदल जाता है, ठीक है। जो अभी हमने देखा अभिश्राप है जहाँ पर एक ही जगह पर जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं, हमें खनिज संसाधन एक ही प्रकार के मिल जाते हैं, लेकिन उसे आशीर्वाद में कैसे बदल सकते हैं, ब्लेसिंग में कैसे बदल सकते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका ज्ञान और कौशल। हमारे पास उस चीज़ का ज्ञान होगा कि कोई भी संसाधन है उसे कैसे यूज़ किया जा पाएगा, तो वो आशीर्वाद का रूप ले लेती है। जैसे ज्ञान और कौशल, लोगों को उत्पादन बनाना, ठीक है, सिखाए कि कैसे उत्पादन कुशल लोग बनाए जाए, जैसे कि हमने करा था शिक्षा में निवेश करके, ठीक है। ना कि केवल खुदाई करना, बस खुदाई करते रहें, तेल निकालते रहें और ट्रांसपोर्ट करते रहें, नहीं, हमें इसका यूज़ भी करना आना चाहिए, ठीक है। सुशासन, गवर्नेंस, ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो धन का उपयोग स्कूल सड़कों के लिए करे, ना कि अपने महल बनाने के लिए करे, ठीक है। तीसरा विविधीकरण, हमें एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड रहना चाहिए, जैसे कृषि को भी बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। प्रौद्योगिकी, हमें टेक्नोलॉजी में भी आगे रहना चाहिए, जैसे स्वच्छ तरीके से निकालें, पुनर्चक्रित करें, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है लघु मामला। अब हम मामला देख लेते हैं भारत में भी कैसे संसाधनों का वितरण है। गुजरात, झारखंड बनाम गुजरात, जैसे कि झारखंड है एक गरीब राज्यों में गिना जाता है झारखंड को। यहाँ पे संसाधन तो है, कोयला है, लोहा है, ठीक है, अभ्रक है, ये हमारे पास झारखंड में संसाधन तो है, ठीक है, प्रचुर खनिज भी है, लेकिन उच्च गरीबी भी देखने को मिलती है, कुछ कारक है, ठीक है। ऐसे गुजरात है, यहाँ पे कम खनिज है, संसाधन कम है, लेकिन यहाँ पे मजबूत उद्योग है, बंदरगाह है, कुशल तीव्र विकास है। क्यों है ऐसा, क्योंकि हमने अभी देखा कि यहाँ पे हमारे पास चाहे शिक्षा में निवेश किया गया होगा, वहाँ पर सरकारी योजना अच्छी होगी। यहाँ पर झारखंड में क्या होंगे, लोगों में करप्ट लोग होंगे, ठीक है, जो अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, गवर्नेंस उनका अच्छा नहीं होगा, सुशासन, ठीक है। तो इस वजह से हमने एक उदाहरण भी देख लिया भारत का ही, झारखंड और गुजरात में। गुजरात में कम संसाधन है लेकिन विकास गुजरात में ज़्यादा है, झारखंड में ज़्यादा संसाधन है लेकिन वहाँ पे उच्च गरीबी देखने को मिलती है, थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन का दायित्व और विवेकापूर्ण उपयोग, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन का दायित्वपूर्ण मतलब अच्छे से और धैर्य रख के क्या करना, उसका उपयोग करना और प्रबंधन भी करना, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक का सम्मान करें, हमें प्राकृतिक का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नवीकरणीय स्रोत को बहाल करें, ठीक है, जो भी नवीकरणीय स्रोत हैं उनके बारे में लोगों को ज़्यादा बताएं, और गैर नवीकरणीय स्रोत को विवेकपूर्ण उपयोग करें। जो भी हमारे पास गैर नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, सोर्स है, उसको हम विवेकपूर्ण मतलब कि बिल्कुल सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। गैर जिम्मेदाराना उपयोग से प्रदूषण होता है, अगर हम गैर जिम्मेदार करें उपयोग, उससे प्रदूषण होगा, वो जीव जंतु को क्या होगा, नुकसान होगा, जलवायु में क्या होगा, परिवर्तन होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। पुनर्स्थापन उदाहरण, फिर ठीक है, रीजनरेट कैसे कर सकते हैं हम चीज़ों को, मतलब कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा को हम अच्छे से उपयोग करना चाहिए। पहला है आपका भूमिगत जल, ठीक है, जो भी वर्षा वगैरह होती है उसे हम भूमिगत जल होती है वो, ठीक है, उसे हमें क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए और बाद में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तालाबों को हमें जीव उद्धार करना चाहिए, तालाबों को निर्माण करना चाहिए पहले ज़माने में जैसे होते थे, ठीक है। ऐसे मिट्टी है, मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, गोबर, ठीक है, जो भी केमिकल वगैरह नहीं बनाना चाहिए फसल को उगाने में, ठीक है, गोबर वगैरह का इस्तेमाल, मल्चिंग वगैरह, बहुफसली खेती करनी चाहिए, रसायनों से बचना चाहिए, केमिकल से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए,
ठीक है, तो हमने ये देखा कि प्राकृतिक का हम दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं केस स्टडी। ठीक है, कि पंजाब में एक केस स्टडी देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था खेती के लिए। 1960 के दशक में क्या हुआ था आपका, 1960 के दशक में वहाँ पे क्या हुई थी, हरित क्रांति हुई थी। ये स्टोरी है, थोड़ा स्टोरी समझना। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था, फसल को मतलब कि फसल उगाने के लिए वहाँ पे HYV बीजों का इस्तेमाल किया गया जाना वो मतलब कि बीजों का इस्तेमाल के बारे में बताया गया। ठीक है, जिससे फसलों की ग्रोथ क्या होगी, अच्छे से होगी। लेकिन HYV बीजों के लिए क्या चाहिए, अत्यधिक पानी चाहिए होता था। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने क्या करा, वहाँ पे बिजली दी। ठीक है, बिजली दी, बिजली से उन्होंने क्या करा, अत्यधिक मात्रा में भूजल जो हमारे पृथ्वी के नीचे जो भी पानी है, ठीक है, जो भी पृथ्वी के नीचे पानी था उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने इस्तेमाल किया। जिसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे अभी पानी की जल स्तर है वो 30 मीटर से भी नीचे हो गया है, नीचे चला गया है। ठीक है, तो वही देखते हैं इसकी स्टोरी में ये बताया गया 1960 के दशक की हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज देने वाली फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती थी। मैंने बताया कि वहाँ पे अधिक उपज देने के लिए क्या हुआ था, HYV बीज का हाई येल्ड वैरायटी बीज का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, उस बीज के लिए क्या चाहिए था, हमें अधिक मात्रा में पानी चाहिए था। ठीक है, पानी के लिए सरकार ने क्या किया, वहाँ पे वो पानी के लिए सरकार ने वहाँ पे बिजली दी तो सबने ट्यूबवेल लगा लिया, अत्यधिक पंपिंग करना शुरू कर दिया, ज़मीन के नीचे से पानी निकालना इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, जिसका परिणाम क्या हुआ, 80% ब्लॉक का अत्यधिक दोहन हो गया। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकाला गया, जिससे पानी का जल स्तर है ना जो और नीचे चला गया। ठीक है, रसायनों के कारण, इस बीज के कारण, रसायन है ये के कारण कैंसर, गुर्दे जैसी संबंधी समस्या हमें देखने को मिली, वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है अल्पकालिक खाद्य सुरक्षा। हमें थोड़े से समय के लिए खाद के लिए हमें बहुत लंबे समय का क्या करना पड़ता है, संकट देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमने पंजाब में देखा, अब वहाँ पे पानी की कमी हो रही है पंजाब में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कैसे वहाँ पे अत्यधिक क्या करा, हमने संसाधन का भूजल मतलब कि ज़मीन के नीचे से पानी निकाला, जिस वजह से आज वहाँ पे पानी की कमी देखने को मिलती है। एक और ऐसे ही उदाहरण है हमारे पास सिक्किम का। सिक्किम में क्या किया गया, जैविक खेती की गई, मतलब कि केमिकल को छोड़ के जैविक खाद वगैरह से क्या करे, सरकार ने उसको बढ़ावा दिया, खाद वगैरह से खेती करो। ठीक है, देसी तरीके से, नेचुरल तरीके से हमें खेती करनी चाहिए, ना कि आपका केमिकल वगैरह से। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा खाद, नीम, बहुफसल खेती की ओर रुख किया गया। ठीक है, पहले यहाँ पे भी यही करते थे सिक्किम में, लेकिन सरकार केमिकल से खेती करते थे। ठीक है, रसायन से, लेकिन सरकार ने क्या करा, वहाँ पे बोला कि इस केमिकल को बंद करके बोला कि जैविक खेती करेंगे हम। ठीक है, तो वहाँ पे जैविक खेती शुरू की गई। ठीक है, तो जैविक खेती जैसे ही शुरू की गई तो वहाँ पे उनकी उपज वगैरह कम हो गई। ठीक है, धीरे धीरे कोई चीज़ बढ़ेगी, लेकिन वह धीरे धीरे क्या कहे, ये चीज़ें करते गए। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, 5 साल बाद इलायची, अदरक के लिए प्रीमियम कीमत हो गई। अब पहले वहाँ पे जो भी जैविक खेती करते थे उससे कीमत क्या थी, उनकी कम थी। ठीक है, लेकिन जैविक खेती के बाद मतलब कि धीरे धीरे ये करते गए, इन्होंने हार नहीं मानी। तो 5 साल बाद इलायची, अदरक के प्रीमियम कीमत हो गई, मतलब कीमत बढ़ने लग गई। 2016 में सिक्किम में 100% जैविक खेती कृषि वाला राज्य बना। ठीक है, जैव विविधता में वृद्धि हुई। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा मिला, किसानों की आय में 20% की वृद्धि देखने को मिली। तो ये है कि हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे पंजाब ने शॉर्ट टर्म के लिए फसल के लिए केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके लिए आपको पानी चाहिए था, तो उन्होंने अत्यधिक मात्रा में क्या करा, भूजल के निकाला, ज़मीन से पानी निकाला। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें खाद तो मिल गया, लेकिन लंबे समय के लिए क्या देखने को मिल गया, वहाँ पे संकट देखने को मिल गया, वहाँ पे संकट है पानी का। लेकिन सिक्किम ने क्या करा, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब धीरे धीरे जैविक खेती करी नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो धीरे में तो पहले उपज वगैरह कम थी वहाँ पे, और किसानों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वहाँ पे 100% जैविक खेती होती है और किसान की आयु में भी 20% की वृद्धि देखने को मिली है। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं हमारा, गैर नवीकरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। हम जो भी हमारे पास गैर नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, जो हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लगेंगे दोबारा मिलने में, उसका हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है।
ठीक है, अच्छे से उपयोग करना है, धैर्य रख के। ठीक है, नवीकरणीय विकल्पों का इस्तेमाल करके गैर नवीकरणीय संसाधनों का जीवन काल बढ़ाइए। हमें नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ना कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा का। जैसे हमें बिजली वगैरह चाहिए तो हम सौर ऊर्जा, पवन चक्की वगैरह से क्या कर सकते हैं, इसको हस्तांतरण, इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोयले वगैरह का कम इस्तेमाल करके, क्योंकि हमें पता है कि कोयला हमारे पास ज़्यादा मात्रा में नहीं है, इसलिए हमें उसका कम इस्तेमाल करके हम गैर नवीकरणीय इस संसाधनों को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, भारत की भूमिका क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस हुआ था, एक ग्रुप बनाया गया था जिसका मोटिव ये था, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आता है जिन देशों में, उनका एक ग्रुप बनाया जाए। ठीक है, जिससे हम क्या करें, सोलर एनर्जी को इकट्ठा करके उसे बिजली के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकें। ये भारत और फ्रांस ने 2015 में मिलकर इसे लॉन्च किया गया था, जिससे धूप से भरपूर देशों के लिए किया गया था। मतलब कि धूप से, जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा आती है जिन देशों में, उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, सौर परियोजना को वित्त पोषित करके औद्योगिक वित्त पोषित साझा करता है। ठीक है, सोलर पार्क, जैसे कि एक उदाहरण है सोलर पार्क राजस्थान में, जहाँ पर 2245 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, जो राज्य की लगभग 15% बिजली की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ये आप इमेज भी देख सकते हो। ठीक है, ये राजस्थान का सोलर पार्क है। ठीक है, यहाँ पे 15% बिजली की ज़रूरत को पूरा करती है पूरे राज्य की ये। ठीक है, तो ये 2015 में किया गया था। ये एक नंबर में आपका आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब किया गया था, किसके किसके द्वारा किया गया था और मोटिव क्या था इसका। ठीक है, तो 2015 में किया गया था, भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था, जहाँ पर सनलाइट, जहाँ पे धूप ज़्यादा आती है जिन देशों में, उनका एक ग्रुप बनाया जाए जिससे सनलाइट की एनर्जी को स्टोर किया जाए। ठीक है, अब आपका आखिरी टॉपिक है असमान पहुंच और प्रबंधन। ठीक है, अनइक्वल जो पहुंच है संसाधनों का, रिसोर्सेज का, ठीक है, उनका प्रबंधन भी करना चाहिए हमें। जैसे कि पानी और हवा का संतुलन बिगड़ा हुआ है। ठीक है, पानी और हवा का संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिससे गरीब लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। ठीक है, अमीर लोग तो कहीं ना कहीं पैसे से अपना चीज़ें कर लेंगे, पानी भी ले लेंगे, हवा के लिए वेंटिलेशन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा इससे प्रभाव देखने को मिलता है। संरक्षक के रूप में कार्य करें, हमें इन्हें संरक्षण करना चाहिए, इन्हें बचाव करना चाहिए। जैसे पुनर्स्थापित करें, पुनर्जीवित करें, बनाए रखें। ठीक है, रीजनरेट करें और ठीक है, रीजनरेशन करें। इसका मतलब कि जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, भगवद गीता जो हमारा एक हिंदू धर्म का एक लोकप्रिय वो है, गीत बोल रहा हूँ, पुस्तक है जो हमारी भगवद गीता, उसमें यह बताया गया कि लोक संग्रह। ठीक है, लोक संग्रह मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए कोई भी चीज़ मत करो, समाज के कल्याण के लिए करो। ठीक है, ना कि आपको अपना फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ करो, ऐसा कार्य करो जिससे सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करना। ठीक है, सामूहिक कल्याण हो सके, सभी का कल्याण हो सके। ठीक है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए एक साथ। ठीक है, ये था आपका क्लास 8 का वो पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट हम बना चुके हैं। ये इसी के तहत आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं अदर चैप्टर्स के लिए भी, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, बाय बाय।